नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जिसे ही वास्तव में सही अर्थों में राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अपन जो नेशनल इनकम की बात करते हैं वो होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत से तात्पर्य है उत्पादन के साधनों को जो वास्तव में जो आय प्राप्त होती है उससे लगाते हैं। देखिए, मार्केट प्राइस में तो अपन सिर्फ बाजार कीमत को लेते हैं, और जो बाजार कीमत में होता है उसमें अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। सेल टैक्स है, उत्पादन शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है आदि, है ना। तो क्या होता है कि जो अप्रत्यक्ष करों की राशि तो क्या होती है, सरकारी खजाने में जाती है, उत्पादन के साधनों को प्राप्त नहीं होती। वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दी जाती है उत्पादकों को, वो सीधे उनके खाते में आती है, और वो उनकी जो वास्तव में आय होती है। इसलिए जब वास्तविक आय की अपन बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट से होता है। तो फैक्टर कॉस्ट को अपन कैसे प्राप्त करते हैं? मान लीजिए बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर तो घटाते हैं और अनुदान की राशि जोड़ी जाती है, और इस तरह से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अपन जो साधन लागत पर घरेलू उत्पाद होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उससे भी अपन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है, विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। यदि अपने को एनडीपी से अपने को एनएनपी निकालना हो, फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेंगे अपन, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और जो वास्तव में राष्ट्रीय आय होती है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही होती है। अब अन्य उदाहरण है राष्ट्रीय आय की, वो एक अन्य उदाहरण है निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को किसी भी उत्पादक या गैर उत्पादक स्रोत से प्राप्त हो सकती है। इसमें निगमों के अवितरित लाभ भी शामिल किए जाते हैं। तो निजी आय यानी प्राइवेट इनकम को प्राप्त करने के लिए अपन, एक तो तरीका है निजी आय इजिकल टू निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय प्लस विदेशों से सुसाधन आय प्लस सरकार से हस्तांतरण भुगतान प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस विदेशों से वर्तमान हस्तांतरण, इनको जोड़ ले। या फिर दूसरा तरीका है निजी आय ज्ञात करने का, निजी आय राष्ट्रीय आय प्लस सरकार से हस्तांतरण भुगतान, विदेशों से वर्तमान हस्तांतरण भुगतान और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इनको तो अपन जोड़ते हैं, और माइनस सरकार को संपत्ति व उद्यमवर्ती से प्राप्त आय और गैर विभागीय उपक्रमों की बचत माइनस मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, इन चीज़ों को अपन घटाते हैं। ठीक है। तो निजी आय और राष्ट्रीय आय में मुख्य क्या है, जो यदि अपन अंतर की बात करें तो राष्ट्रीय आय तो क्या है, अर्जित आय है, अर्न इनकम, और निजी आय क्या है, प्राप्त आय है, रिसीव्ड इनकम। तो
तो अंतर क्या है इसमें? राष्ट्रीय आय में तो क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों से अर्जित आय शामिल की जाती है। इसके विपरीत निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय ही शामिल की जाती है, इसमें सरकारी क्षेत्र की आय को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा अंतर है, राष्ट्रीय आय में केवल अर्जित साधन आय शामिल की जाती है, इसमें किसी प्रकार के हस्तांतरण भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता। इसके विपरीत निजी आय में अर्जित आय तथा सरकार के और शेष विश्व से जो हस्तांतरण शामिल किए जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, परंतु निजी आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इनको समझने के लिए अपन थोड़ा और बात करें सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि वर्तमान में किसी भी इकोनॉमी में एक तो निजी क्षेत्र होता है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र की आय तो निजी व्यक्तियों के पास ही होती है और सार्वजनिक क्षेत्र की आय सरकार के पास रहती है। तो राष्ट्रीय आय में तो इन दोनों की आय को शामिल इसमें राष्ट्रीय आय में तो दोनों की आय को शामिल करते हैं, लेकिन निजी आय में है जो सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ या आय बचत होती है उसको शामिल नहीं करते। दूसरे राष्ट्रीय ऋण क्या है? राष्ट्रीय ऋण वह सरकार के द्वारा जो सरकार जब जनता से उधार लेती है तो उनको राष्ट्रीय ऋण कहते हैं, और ऋणों के ऊपर जो ब्याज दी जाती है वो निजी लोगों को प्राप्त होता है। तो निजी आय तो लेकिन राष्ट्रीय आय में वो जुड़ता नहीं है। तीसरी बात, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान यानी एक से दूसरे को भुगतान करना, उसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। हस्तांतरण भुगतान भी 3 तरह के होते हैं। व्यक्तिगत हस्तांतरण भुगतान, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करे। सरकारी हस्तांतरण भुगतान, जब सरकार है जो लोगों को भुगतान करे, उसे सरकारी हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। जैसे स्कॉलरशिप है, वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, ये सरकारी हस्तांतरण भुगतान में आते हैं। तीसरा, विदेशी हस्तांतरण भुगतान, जब विदेशी सरकारें भी किसी राष्ट्र की सरकार को मदद देती है, अकाल है, महामारी है, बाढ़ है, जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो अनुदान के रूप में कुछ सहायता करती है, उससे विदेशी हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। 3 तरह के हस्तांतरण भुगतान होते हैं। तो व्यक्तिगत हस्तांतरण भुगतान तो कहीं भी नहीं जुड़ता, न तो राष्ट्रीय आय में जुड़ता है न निजी आय में जुड़ता है। यानी राष्ट्रीय आय में किसी भी तरह के हस्तांतरण भुगतान नहीं जुड़ते, और इनमें भी व्यक्तिगत हस्तांतरण भुगतान तो कहीं भी नहीं जुड़ता। और सरकारी हस्तांतरण भुगतान और विदेशी हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ते, लेकिन निजी आय में जुड़ते हैं। ये इस तरह से। वहीं जो सामाजिक सुरक्षा में अंशदान है, जो भी सरकार ने एक वेलफेयर कानून के तहत, मतलब जन कल्याण के तहत एक कानून बना रखा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रमिकों को या कर्मचारियों को कि उनकी आय में से निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए उनके वेतन से कटौती की जाती है, उसको सामाजिक सुरक्षा में अंशदान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपन निजी आय ज्ञात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में जो हस्तांतरण भुगतान है सरकारी और विदेशी वो जोड़ते हैं, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी जोड़ते हैं, क्योंकि वे भी लोगों को प्राप्त होते हैं, और उसमें से जो सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और बचत है उसको घटाते हैं, क्योंकि वो राशि है जो सरकार के पास चली जाती है, और माइनस सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, वो राशि भी क्या है, निजी व्यक्तियों को, लोगों को नहीं मिलती वर्तमान समय में, इसलिए उसको भी घटाया जाता है। इसलिए निजी आय राष्ट्रीय आय से अधिक भी हो सकती है। वो किन कारणों से? हस्तांतरण भुगतानों के कारण। और कभी निजी आय राष्ट्रीय आय से कम भी हो सकती है। वो किस लिए? सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ व सामाजिक सुरक्षा में अंशदान के कारण। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि निजी आय और राष्ट्रीय आय हमेशा एक दूसरे के बराबर हो।